नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फराटेदार बनाना चाहते हैं तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समास पढ़ेंगे। ये एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें हिंदी आती है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम समास की थ्योरी कंप्लीट करेंगे और हो सका तो कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए समास होता क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना मतलब संक्षेप में लिखना, उसको छोटा करके लिखना। जैसे हम बोलते हैं राजा का पुरुष, इसको संक्षेप में कैसे लिखेंगे? राजपुरुष। हम बोलते हैं महान है जो आत्मा, बहुत बड़ी सी लाइन हो गई ना, इसको संक्षेप में कैसे लिखेंगे? महात्मा। ऐसे तो इसको संक्षेपण बोला जाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, संक्षिप्त करना या शब्दों का संक्षेपण करना। ये समास का अर्थ होता है। हिंदी में क्या होता है? शब्दगत परिवर्तन होते हैं। जो संधि होती है उनमें तो वर्णों के आधार पर परिवर्तन होता है, लेकिन जो समास होता है उसमें शब्दों के आधार पर परिवर्तन होता है। किसके आधार पर? शब्दों के आधार पर परिवर्तन होता है। तो हमसे अगर ये पूछ लिया जाए कि शब्दगत परिवर्तन क्या कहलाता है, तो शब्दों में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? समास कहलाता है। नेक्स्ट देखिए रचना के आधार पर। अब समास के प्रकार देखते हैं। मेनली हम पढ़ते हैं समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम रचना के आधार पर देखें और अर्थ के आधार पर देखें तो दोनों की संख्या अलग-अलग है। रचना के आधार पर समास की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और अर्थ के आधार पर समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर देखते हैं। रचना के आधार पर होता है, एक होता है अव्ययी भाव समास, एक होता है द्वंद्व समास, एक होता है तत्पुरुष समास और एक होता है बहुब्रीहि समास। जो हमारा कर्मधारय और द्विगु है वो तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं रचना के आधार पर। ये मेनली पढ़ लीजिए, मोटा मोटी हम 6 को डीपली पढ़ेंगे, ये हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, मैं इसलिए बता रही हूँ। तो रचना के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर समास के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास, नंबर 2 पर है द्वंद्व समास, नंबर 3 है तत्पुरुष समास और नंबर 4 पर है बहुब्रीहि समास। जो तत्पुरुष समास है इसके 7 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है नय समास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। नय समास। एक होता है अलूक समास, एक उपपद तत्पुरुष, एक कर्मधारय, एक द्विगु, एक लुप्त चिन्ह और एक लुप्त पद। ये इसके प्रकार हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी। अब देखिए रचना के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, ये बात याद कर ली। तत्पुरुष समास के 7 भाग होते हैं, ये बात हमें पता हो गई। और नंबर 1 पर नय तत्पुरुष, नंबर 2 पर अलूक तत्पुरुष, नंबर 3 उपपद तत्पुरुष, नंबर 4 कर्मधारय तत्पुरुष, नंबर 5 द्विगु तत्पुरुष समास, नंबर 6 लुप्त चिन्ह और नंबर 7 लुप्त पद। ये 7 प्रकार होते हैं रचना के आधार पर। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम इम्पोर्टेंट है जो हमारे लिए वो अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर समास के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था 6 प्रकार के, एक एक करके सारे पढ़ेंगे। पहले नंबर पर पढ़ेंगे हम अव्ययी भाव समास। देखिए इसमें अव्ययी भाव में ही इसका अर्थ छुपा है, यानी जिसमें पहला पद अव्यय हो। अव्यय का टॉपिक हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिस पर किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव ना पड़े, जैसे कर्ता का, कर्म का, काल का, क्रिया का, मतलब किसी भी प्रकार का जिस पर लिंग, वचन, काल, कारक, करण इनका किसी का भी प्रभाव ना पड़े तो उसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं।
लिंग वचन काल कारक, ये हम अव्यय में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अव्यय भाव समास के बारे में सुनिए। अव्यय भाव समास उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है और साथ ही प्रथम पद अव्यय हो सकता है या उपसर्ग हो सकता है। अव्यय हो सकता है, उपसर्ग होता है, और जो प्रथम पद है, प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद इंपॉर्टेंट होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है। जब कोई शब्द बार बार यूज कर दिया जाए तो वहां अव्यय भाव समास होता है। जैसे आमरण, उपसर्ग है। एक बार उपसर्ग के बारे में देखते हैं। ये तो पता चल गया होगा, प्रथम पद अव्यय हो, उपसर्ग हो और प्रथम पद प्रधान हो, वहां पर अव्यय भाव समास होता है। अब जो इम्पोर्टेंट उपसर्ग इसके अंतर्गत आते हैं वो देखते हैं। एक आता है आ उपसर्ग, इसमें लगता है तक या पर्यंत। एक होता है निर, निस, बे या नी। ये उपसर्ग लगे होते हैं तो ये होते हैं बिना के अर्थ में या से रहित। एक होता है यथा, मतलब जैसा या के अनुसार। तो ये इम्पोर्टेंट उपसर्ग हैं, जैसे यथामति, मति के अनुसार। जैसे आमरण, मरने तक या जीवन पर्यंत, मरने तक। एक होता है आजीवन, यानी कि जीवन पर्यंत या जीवन तक। ऐसे हम इनका विग्रह करके लिखते हैं। जैसे एक होता है निर, एक होता है निस, बे और नी। इनका अर्थ होता है बिना के अर्थ में। इनका अर्थ कैसे होता है? बिना के अर्थ में होता है। जैसे निसंदेह, यानी कि बिना संदेह के। निडर, बिना डर के। ऐसे हम लिख सकते हैं उपसर्ग। आई होप कि उपसर्ग वाली बात क्लियर हुई हो। इसके उदाहरण देखिए, जैसे रटारट, फटाफट, शटाशट, खटाखट। ये शब्द किस में आते हैं? अव्यय भाव समास में। जैसे रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ। ये शब्द किस में आते हैं? अव्यय भाव समास में। जो उपसर्ग वाले शब्द हैं, जैसे निडर, निरक्षर, निडर, निरक्षर, आमरण, आजीवन, आमृत्यु, ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग लगा हो वो किस में आते हैं? अव्यय भाव समास में आते हैं। जैसे यथामति, जैसे प्रत्येक, ये शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? अव्यय भाव समास के अंतर्गत। इतना टफ नहीं है, हम इजीली समझ सकते हैं। पहले देखते हैं कि प्रथम पद प्रधान होना चाहिए, प्रथम पद अव्यय होना चाहिए या उपसर्ग होना चाहिए। शब्द बार बार तो नहीं आ रहे, ऐसे किसी की ध्वनि तो नहीं आ रही। जैसे रटारट, फटाफट, शटासट, खटाखट, ये शब्द सारे किस में आते हैं? अव्यय भाव समास में आते हैं। इससे ज्यादा शायद आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी तो नॉलेज आपको होगी ही। तो बहुत ही आसान था अव्यय भाव समास। जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर होगा, मतलब जब हम प्रश्न करेंगे तो और क्लियर होगा। इसमें इतना ज्यादा कुछ बताने का नहीं है। एक बार फिर से सुन लीजिए। अव्यय भाव समास उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय हो सकता है, प्रथम पद उपसर्ग हो सकता है, प्रथम पद निपात हो सकता है। ये निपात, अव्यय, उपसर्ग, ये सब हम क्लियर कर चुके हैं कि क्या क्या होते हैं। जो पहले वाली क्लासेस हैं उनमें डीप नॉलेज के लिए आप वो क्लासेस देख सकते हैं। तो ये था अव्यय भाव समास के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद की प्रधानता होती है। इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। विभक्ति चिन्ह यानी कि कारक चिन्ह। विभक्ति चिन्ह यानी कि कारक चिन्हों का लोप होता है। दोनों पद संज्ञा हो सकते हैं।
तो उसको क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है और जो कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, उनका लोप पाया जाता है जब हम विग्रह करते हैं। इसमें जो कारक चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं, उन 8 में से जो 6 इंपॉर्टेंट है, एक तो हम कर्ता कारक को इंक्लूड नहीं करते और एक संबोधन कारक को इंक्लूड नहीं करते। कर्ता और संबोधन को गौण माना जाता है। जो कर्ता कारक है और जो संबोधन कारक है, उनको गौण समझा जाता है। उनको गौण समझा जाता है, इसमें काउंट नहीं किया जाता। बाकी जो कारक चिन्ह बचे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर ऐसे होते हैं ना ये। इनकी सीरीज देख लेना भाई, मैंने कारक भी करवाए हुए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे ओ, ये क्या है? ये कारक हैं और ये समास में तत्पुरुष समास में शामिल होते हैं। जैसे राजपुरुष, राजपुरुष, राजा का पुरुष, संबंध का के की, तो ये संबंध तत्पुरुष है। ऐसे हम इनको सीख सकते हैं। जैसे एक बार देखिए, संबंध का के की अधिकरण में पर अपादान के बारे में देखिए। अपादान इम्पोर्टेंट है ये। अपादान जब हमें किसी से डर लग रहा हो, किसी से हम अलग हो रहे हों, किसी से हमें लज्जा आ रही हो, या हमारे पास किसी चीज का अभाव हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? अपादान कारक का यूज करते हैं। जैसे नकारात्मकता के लिए भी, जैसे नेत्रहीन, नेत्रहीन उसके पास नेत्र नहीं है, तो नेत्र से हीन इसके पास मतलब इसके अंतर्गत आ जाएगा, अपादान के अंतर्गत। जैसे जन्मांध, जन्मांध जन्म से अंध, तो अपादान के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे श्रीहीन, श्रीहीन श्री से हीन, धनहीन धन से हीन, ऐसे ये सारे अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। संबंध में संबंध दिखाया जाता है और संप्रदान लिख लीजिए। जहां पर भवन हो, आल्य हो, जहां पर कुंड हो, जहां पर सभा हो, जहां पर सामग्री हो, वहां पर हम संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यालय, जैसे हवन कुंड, जैसे विधान सभा, जैसे हवन सामग्री, ऐसे। घर, जैसे रसोई घर, बिजली घर, ऐसे ये संप्रदान के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट समास है, वो देख लीजिए, न्याय समास। जहां पर ए, न, अन, अन ये आए
और विग्रह करते समय न लगे तो वहां पर कौन सा समास होता है? न तत्पुरुष समास होता है। जैसे अज्ञान, न ज्ञान, अनजान, न जान। ऐसे विग्रह करते समय न आएगा और आगे ए या अन आएगा तो वो न तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से सुनिए, जिस समास के प्रथम पद में ए न अन लगा हो और विग्रह के बाद उसमें न का प्रयोग किया जाए तो वो न तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? न तत्पुरुष समास होता है। जैसे अनहोनी, न होनी, अनसुनी, न सुनी, अनकही, न कही। ऐसे नेक्स्ट देखिए, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है और द्वितीय पद की प्रधानता होती है। इसमें भी जो तत्पुरुष समास के भाग है ना, उन सभी में द्वितीय पद की प्रधानता होगी। तो देखिए, द्वंद्व समास, इसमें सबसे बड़ी पहचान है प्रथम पद संख्यावाची होता है। अगर दोनों ही पद संख्यावाची हों तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखना। अगर दोनों ही शब्द संख्यावाची हैं तो वो द्वंद्व का उदाहरण होगा। जैसे 38, जैसे 31, जैसे 25, ऐसे जैसे 25, 20 और 5, 38, 30 और 8 ऐसे होते हैं ना। तो जहां पर दोनों पद संख्यावाची हो तो वो द्वंद्व का है, और जहां केवल प्रथम पद संख्यावाची हो तो वो द्विगु समास का उदाहरण है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, खुद द्विगु, द्विगु मतलब गो, यानी कि दो गायों का समूह, तो द्विगु कहलाता है। तो आज की क्लास में हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा, तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा, द्विगु समास हमने पढ़ लिया। बाकी जो समास बचे हैं हमारे, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।